मैं दुर्गेश सिंह अपने सभी साथियों का स्वागत करती हूं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं उनके लिए ख़ास लेकर आई हूं वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, जिसमें मैंने वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट किया है जो उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और हो ना हो यहाँ से कम 5 क्वेश्चंस तो आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। मैंने उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कलेक्ट किया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ तक है, अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होगा, इसलिए पूरा देखें और ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एसटी कॉलरिज के साथ मिलकर हेल्प की थी रोमांटिक एज को लॉन्च करने में। जो इनका जॉइंट पब्लिकेशन आया था 1798 में लिरिकल बैलेड्स का, उसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि रोमांटिक एज को लॉन्च किया था किस पोइट ने। तो यहाँ अगर दोनों का नाम आता है तो आपको बोथ करना है, और यदि एक का नाम आता है तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम लेना है। तो इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ये यूके की जो ऑफिस थी सरकारी, उसमें ये पोएट लॉरिएट राज्य कवि रहे। 6 अप्रैल 1843 से लेकर जब तक इनकी मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1850 तक महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में ये पोएट लॉरिएट रहे। प्रोसीडेड बाई, जब ये पोएट लॉरिएट थे तो इनसे पहले जो पोएट लॉरिएट थे वो रॉबर्ट साउदे थे। रॉबर्ट साउदे के बाद इन्होंने पोएट लॉरिएट की उपाधि को धारण किया था। और इनके बाद जो पोएट लॉरिएट बने थे वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये इनकी मृत्यु के बाद 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने हैं। ये 1850 में ये बने थे इनकी मृत्यु के बाद। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया। अब आइए जानते हैं इनकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। पर्सनल डिटेल्स, इनका जन्म सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को किस प्लेस पर हुआ था? कॉकरमाउथ में हुआ था, जो कम्बरलैंड इंग्लैंड में है। यानी कम्बरलैंड इंग्लैंड में एक छोटी सी जगह है कॉकरमाउथ, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो ये तीनों ही अगर पूछ ले जाए, अगर एक एक करके पूछा जाता है, अगर छोटे स्पेस में पूछा जाए तो कॉकरमाउथ पूछ सकता है, अगर इससे थोड़ा बड़ा लेवल लेता है तो कम्बरलैंड इंग्लैंड देकर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। इसलिए आपको तीनों ही चीज़ों को ध्यान रखना है। यही नहीं कि आप केवल इंग्लैंड याद कर लें या कम्बरलैंड याद कर लें या कॉकरमाउथ, आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। डेथ, आइए जानते हैं इनकी डेथ कब हुई थी। तो इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 में हुई थी, और जब ये इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी एज 80 वर्ष थी। यानी 80 वर्ष की आयु पर इनका देहांत हुआ था। और इनकी मृत्यु रिडल माउंट वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में हुई थी। रिडल माउंट वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में ही एक जगह है वेस्टमोरलैंड, उसमें रिडल जगह पर इनकी डेथ हुई थी। अब आइए जानते हैं इनके रिलेटिव्स कौन कौन थे। रिलेटिव्स, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी वो इनकी सिस्टर थी
और ये इनके अक्सर इनके साथी रहीं। जब ये फ्रांस गए, एक बार पहली बार फ्रांस गए और दोबारा से फ्रांस गए तो भी ये इनके साथ थी। क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ ये इनके भाई थे जिनकी असामयिक डेथ हो गई थी और इनकी याद में इन्होंने एक पोइम भी लिखी है। इसके बाद रिचर्ड वर्ड्सवर्थ इनकी जो रिलेटिव हैं उनमें हैं रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, ये इनके पोते थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ये इनके पोते थे। अब हैं जॉन वर्ड्सवर्थ इनके भतीजे थे और डोरा वर्ड्सवर्थ ये इनकी बेटी थी, डोरा वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा इनका फ्रांस में एनिटी वेलोनी नाम की महिला से एक अफेयर भी रहा था। एनिटी वेलोनी जब ये फ्रांस में थे तब इनका एनिटी वेलोनी नाम की महिला से अफेयर रहा, जिनकी एक बेटी थी कैरोलाइन और इनका विवाह मैरी हचिंसन के साथ हुआ था। इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन, वाइफ इनकी मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन इनकी वाइफ थी। पेशे से ये एक पोइट थे, ऑक्यूपेशन इनका पोइट का था। वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ओपस है इज जनरली कंसीडर टू बी द प्रिल्यूड। जो वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस है उसी को सामान्य तौर पर प्रिल्यूड के नाम से जाना जाता है। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। सेमी होता है अर्ध, यानी अर्ध अपने जीवन आत्मकथा पर आधारित, यानी इसमें कुछ पॉइंट्स उनकी आत्मकथा के शामिल हैं। इस तरह की जब कोई रचना होती है तो उसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बोला जाता है। ऑफ हिज अर्ली ईयर्स इनके जो प्रारंभिक जीवन है उसके कुछ तत्व इसमें दिए गए हैं। दैट ही रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड, जो इनके जीवन के तत्व थे उनको इन्होंने इस प्रेल्यूड को बार बार रिवाइज किया है और इसको विस्तार दिया है। कई बार इन्होंने इसको बड़ा करके और नई सिरे से लिखा है। इट वॉज पोस्टह्यूमसली टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, जिसको इनकी पत्नी के द्वारा इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश कराया गया था। पोस्टह्यूमसली होता है जब किसी ऑथर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी रचना का प्रकाशन होता है तो उसको पोस्टह्यूमस बोला जाता है। इसी तरह इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने इसका पब्लिकेशन इनकी मृत्यु के बाद 1850 में कराया था। टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, और इसको टाइटल भी इनकी पत्नी के द्वारा ही दिया गया था और इसको पब्लिश भी इनकी पत्नी ने ही कराया था और इसको पब्लिश उसी वर्ष कराया था जिस वर्ष से इनकी मृत्यु हुई थी। बिफोर विच इट वाज जनरली नोन एज द पोएम्स टू द कॉलेज, इसके पहले इसको सामान्य तौर पर पोएम्स टू द कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। ये इसका उपनाम था। वर्ड्सवर्थ की पुरानी आदत थी कि ये रचना तो लिखते थे लेकिन उसको नाम नहीं देते थे। इनकी अधिकतर रचनाओं को नाम इनकी रचना की पहली लाइन को टाइटल बना दिया जाता था या किसी और के द्वारा नया नाम दिया गया है। तो इन्होंने पहली इसका नाम द पोएम्स टू कॉलेज रखा था। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वाज पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1843 से जब तक उनका जीवन रहा, यानी 23 अप्रैल 1850 तक ये पोएट लॉरिएट रहे। हैं। वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं आइए उन पर
थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एन इवनिंग वॉक, इनका जो इवनिंग वॉक पोएम है, इनकी 2 पोएम्स थी जो साथ साथ आई थी, जिनको ट्विन पोएम के नाम से भी जाना जाता है। वो है एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, जिसका प्रकाशन 1793 में हुआ था। यानी ये दोनों पोएम्स एक साथ एक ही वर्ष में आई थी। बॉर्डर्स इनका प्ले है, इन्होंने एकमात्र प्ले लिखा है बॉर्डर्स, और ये आया है 1795 से 1796 के बीच में लिखा गया है। लिरिकल बैलेड्स जो इनका कविताओं का संग्रह है, जिससे रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, उसका पब्लिकेशन इन्होंने एसटी कॉलेज के साथ मिलकर 1798 में किया है। लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, जो लाइन्स रिटन, इनकी जो फेमस पोएम है लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, ये 1798 में लिरिकल बैलेड्स के साथ आई थी, और इनकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। इसकी तो एक एक लाइन एक क्वेश्चन बन गई है, इसलिए आपको इस पोएम को तो विशेष रूप से पढ़कर जाना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो इसे ज़रूर पढ़ें। अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज 1802, 1802 में इनकी एक और पोएम आई थी, टू मिल्टन, जिसका एक और नाम है टू मिल्टन, जिसको मिल्टन लंदन 1802 के नाम से भी लंदन 1802 भी कहा गया है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। लंदन 1802, जिसमें इन्होंने मिल्टन के बारे में लिखा है। इसके अतिरिक्त ऑन पोइटिक डिक्शन, ये इनकी 1802 में आई है। ये तीनों रचनाएं 1802 की हैं। टू मिल्टन, अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज और आपका अपॉन ऑन पोइटिक डिक्शन, ये 1802 में आए हैं तीनों। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये भी एक महत्वपूर्ण पोएम है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आपको डीपली पढ़ना है, और ये 1803 से 1806 के बीच लिखी गई। इसके अलावा इनकी मिसलेनियस सोनेट्स हैं जो 1807 में आई हैं, इनका पब्लिकेशन 1807 में हुआ है। ऐसे अपॉन एपिटैफ वो 1810 में लिखे गए हैं। द एक्सकर्जन 1814 में, द वाइट डोई एंड रिलस्टोन 1815 में, द पीटरवेल 1819 में, द वैगनर 1819, ये दोनों 1819 में आई हैं। द रिवर ड्यूडन 1820, मेमोरियल्स ऑफ ए टूर ऑन द कॉन्टिनेंट 1822 में, एक्लेस्टिकल स्केचेस 1822, ये दोनों पोएम भी एक ही साथ आए हैं एक ही वर्ष में 1822 में। यारो रिविजिटेड, ये 1835 में आई है। द प्रिल्यूड द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, प्रिल्यूड जिसका सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड है, ये 1850 में इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया है। द रिक्लूज 1888 में आया है। प्रोज वर्क्स, इनके जो प्रोज वर्क्स 1896 में आए हैं। द पोइटिकल वर्क्स, और इनके पोइटिकल वर्क्स हैं वो 1940 से 1949 के बीच में आए हैं। इनके अधिकतर जो पोइटिकल वर्क्स हैं 1940 से 1949 इनकी डेथ के बाद किसी और के द्वारा पब्लिश कराए गए हैं। सेलेक्टेड पोइम्स 1959 में, लिरिकल क्रिटिसिज्म 1966 में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1966 में। ये इनके ज़्यादातर वर्क इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं, और इनको टाइटल भी इनके बाद ही दिए गए हैं। लेटर्स ऑफ डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ 1967 में इनका पब्लिकेशन हुआ है। लेटर्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ फैमिली, जो लेटर इनका पब्लिकेशन 1969 में हुआ है। कंप्लीट पोइटिकल वर्क्स, इनके जो सारे कंप्लीट पोइटिकल वर्क हैं वो 1971 में
आए हैं। प्रोज वर्क्स 1974 में, पोइम्स 1977 में, द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ ये 1981 में आए हैं। 5 बुक्स प्रेल्यूड जिसको एडिट किया गया था डंकन वू के द्वारा, वो 1997 में आया था। 5 बुक प्रेल्यूड, 5 बुक प्रेल्यूड की वो 1997 में आया है। सेलेक्टेड क्रिटिकल एसेज जिसको GW मेयर के द्वारा एडिट किया गया था, वो 1999 में आया है। इसके अलावा जो इनकी प्रेल्यूड है, प्रेल्यूड 1850 में इनकी वाइफ मैरी हचिंसन हचिंसन के द्वारा पब्लिश कराया गया था। ये 14 किताबों में था। इसमें 14 बुक्स हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेल्यूड कितनी बुक्स में आया है, तो प्रेल्यूड 14 बुक्स में आया है। ये 14 बुक्स में इसलिए आया था क्योंकि इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने बार बार रिवाइज करके लिखा था और इसको एक्सपेंड किया था। जबकि जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक्स में है और ये 14 बुक्स में है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वर्ड्सवर्थ पे 1 लाइनर क्वेश्चन है। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? जैसा कि हम बायोग्राफी में पढ़ चुके हैं, विलियम वर्ड्स का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट, वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? जैसा मैंने पहले ही बताया था, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। इसमें कम्बरलैंड लिखने से छूटा हुआ है, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। हाउ वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री? पोइट्री को वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार डिफाइन किया है? तो इन्होंने कहा है, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। यानी पोइट्री क्या है? जो हमारे अंदर की पावरफुल फीलिंग है उनका एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो कहा है। ये वर्ड्सवर्थ ने इस प्रकार से पोइट्री को डिफाइन किया है। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड वर्ड्सवर्थ इन राइटिंग लिरिकल बैलेड्स? लिरिकल बैलेड्स को लिखने में वर्ड्सवर्थ की किसने हेल्प की थी? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को कि इन्होंने ST कॉलरिज के साथ मिलकर इसको लिरिकल बैलेड्स को 1798 में पब्लिश कराया था और रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। रोमांटिक एज लॉन्च की थी, लॉन्च्ड 1798 में इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड एज पोएट लॉरिएट? इनको पोएट लॉरिएट कब अपॉइंट किया था? तो इनको 1843 में रॉबर्ट साउदी के बाद पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था। और जिस समय इनको पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था तब वहाँ पर शासन था एक महारानी विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में इनको पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था, क्वीन विक्टोरिया के टाइम में। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पोएम द सोलिटरी रीपर? सोलिटरी रीपर को की फॉर्म क्या है? जो एक इनकी कविता है जिसमें एक लड़की के ऊपर है जो निर्जन एकांत जगह पर गा रही होती है, फसल काट रही होती है, उसकी फॉर्म क्या मानी है? तो इसमें चूँकि एक कहानी है
और जो कोई कविता एक कहानी कहती है तो उसको एक बैलेड माना जाता है, इसलिए इसको एक बैलेड माना गया है। इन विच ईयर द सोलिटरी रीपर वाज पब्लिश्ड, जो इनकी कविता है सोलिटरी रीपर वो कब पब्लिश हुई थी, तो ये 1807 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सोलिटरी रीपर अबाउट, सोलिटरी रीपर किसके बारे में कविता है, तो सोलिटरी रीपर इज़ अबाउट ए स्कॉटिश गर्ल, ये एक स्कॉटिश गर्ल की कहानी है, हु इज़ वर्किंग एंड सिंगिंग इन हर फील्ड्स, जो कि अपने खेतों को काट रही है और गा रही है। नेक्स्ट, व्हेन वाज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, तो सब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स कब आया था, तो आइए पढ़ते हैं कि जो लिरिकल बैलेड्स इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, जब 1798 में ये आया था तो ये लिरिकल बैलेड्स के नाम से आया था और इसमें एस.टी. कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों का नाम शामिल था। लेकिन जो इनका सेकंड एडिशन था वो 1800 में पब्लिश हुआ था, जिसको प्रीफेस का नाम दिया गया था, इसमें एस.टी. कॉलरेज का नाम नहीं दिया गया है। तो ये जो 1800 में एडिशन आया है इसका, उसे प्रीफेस बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएट वर्क वर्ड्सवर्थ डिड नॉट एडमायर, इन्होंने कौन से पोएट के वर्क को एडमायर नहीं किया गया, और ये टीजीटी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है जो पेपर में आया था कि जो अलेक्जेंडर पोप का वर्क है ये इनके टाइम में थे ही नहीं, अलेक्जेंडर पोप इनके बाद में आए हैं, इसलिए इनके वर्क को इन्होंने एडमायर नहीं किया है। विद होम विलियम वर्ड्सवर्थ रोट VR7, जो इनकी कविता है VR7, इन्होंने किसके साथ इसको लिखा है, तो वही इनके फ्रेंड हैं एस.टी. कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज़ कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, कि वर्ड्सवर्थ की वो कौन सी कविता है जिसको एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक माना गया है, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं, वो है प्रेल्यूड। ये 1850 में पब्लिश हुई थी और इसमें ये 14 बुक्स में आई थी, 14 बुक्स में आई थी। इसका सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड भी है, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। इस बुक में इनके शुरुआती जीवन के कुछ वर्षों का वर्णन किया गया है और ये दिखाया गया है कि किस तरह से किसी के मस्तिष्क का विकास होता है, पोइट के मस्तिष्क का विकास हुआ है। What is the another name for Wordsworth's poem I wandered lonely as a cloud, कि इनकी जो कविता है कि मैं अकेला ही एक बादल की तरह घूमता रहा, इसका दूसरा नेम क्या है, तो वो है डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स कविता, ये डैफोडिल के फूलों के ऊपर लिखी गई कविता है, जिसमें पोइट की सबसे पहली लाइन जो है उसमें लिखा गया है कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं बिना उद्देश्य के ऐसे ही बादलों की तरह भटकता रहा। What inspired Wordsworth to write डैफोडिल्स, ऐसी कौन सी बात थी जिसने पोइट को डैफोडिल्स कविता लिखने पर मजबूर किया गया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया, तो वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर, वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी केम अक्रॉस डैफोडिल्स के फ्लावर्स के पास से गुजरते हैं ऑन 15 अप्रैल 1802, जब वो 15 अप्रैल 1802 को वहाँ आते हैं। इट इंस्पायर्ड हिम, और ये फ्लावर उनको इतना आकर्षित करते हैं कि उन्होंने इस पर एक कविता लिखी और ये फ्लावर उनके जीवन को बहुत ही आनंदित करते हैं उनके एकांत समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पोएम डैफोडिल्स रिटन, जो इनकी कविता है डैफोडिल्स उसको कब लिखा गया? तो इसका जो टाइम है, इट वाज रिटन बिटवीन 1804 एंड 1807। इसको 1804 से 1807 के बीच लिखा गया और इसको पब्लिश 1807 में कराया गया। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ इज एड्रेसिंग जॉन मिल्टन, मैंने पहले बीच में बताया था कि जॉन मिल्टन ने के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी टू मिल्टन। इसको टू मिल्टन नाम भी दिया गया है। पहले इसका नाम टू मिल्टन था, बाद में बदलकर इसको टू मिल्टन था, जिसको बाद में लंदन 1802 नाम दे दिया गया। ये इन्होंने मिल्टन को एड्रेस करके ये कविता लिखी थी। नेक्स्ट, व्हाट वर्ड्सवर्थ वांट्स मिल्टन टू डू इन द पोएम लंदन 1802। लंदन 1802 जो कविता है, इसमें वर्ड्सवर्थ मिल्टन को क्या करने को कहते हैं? तो ही वांट्स मिल्टन टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। तो इसका आंसर है कि वो मिल्टन को दोबारा से ये दिखाना चाहते हैं कि इंग्लैंड फिर से कैसे वर्चुअस यानी गुणवान, अच्छे गुणों से समृद्ध हो सकता है, जैसा कि मिल्टन के समय में था। तो ये चीज़ दिखाने के लिए वो दोबारा से मिल्टन को एड्रेस करते हैं और इस पोएम को लिखते हैं। इस पोएम पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसको आप देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसकी एक एक लाइन एग्ज़ाम में पूछी गई है। व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी वर्ड्सवर्थ यूजेज टू डिस्क्राइब मिल्टन, जो मिल्टन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने कौन सी इमेजरी को यूज़ किया है इस कविता में? मिल्टन 1802 में, लंदन 1802 में इन्होंने किस प्रकार की इमेजरी यूज़ की है? तो वो है नेचुरल इमेजरी। इन्होंने प्राकृतिक एलिमेंट्स को ही केवल यूज़ किया है, क्योंकि एक रोमांटिक पोइट हैं, इसलिए नेचर को लव करते हैं और नेचुरल चीज़ों को ही ये यूज़ करना पसंद करते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को एक शब्द में अगर हम डिस्क्राइब करें तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो शब्द होगा वो है ए लेक पोइट, एक लेक पोइट। इसमें और भी कवियों के नाम आते हैं, लेकिन जब एक ही कवि का नाम दिया जाए तो आपको केवल वर्ड्सवर्थ को ही सेलेक्ट करना है। कि जब ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द हु इज़ कॉल्ड द लेक पोइट, तो यहाँ केवल वर्ड्सवर्थ ही मोस्ट अप्रोप्रिएट पोइट हैं। इसके अलावा एस.टी. कॉलरिज भी लेक पोइट रहे हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर लेक पोइट्स एंड वाई दे आर नेम्ड एज, कि लेक पोइट कौन हैं और उनको ये नाम क्यों दिया गया है? तो जैसा मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे, इनको लेक पोइट माना जाता है। दे आर द की फिगर ऑफ द रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनको इंग्लिश लिटरेचर की रोमांटिक पीरियड है उसका की फिगर माना गया है। दे आर नेम्ड एज लेक पोइट, इनको लेक पोइट इसलिए कहा गया आफ्टर द लेक डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड वेयर दे लिव्ड, कि ये नॉर्थ वेस्ट में जो लेक डिस्ट्रिक्ट थी ये उसमें रहा करते थे, इसलिए इनको लेक पोइट का नाम दिया गया। विद होम वर्ड्सवर्थ रोट वी आर सेवन, वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर इस पोइम को लिखा कि वी आर सेवन? तो एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने इस पोइम को लिखा था वी आर सेवन। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ डाई, वर्ड्सवर्थ की डेथ कब होती है? तो वर्ड्सवर्थ की डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। हु सेड दैट विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज़ द रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज़ द इल्यूज़न, कि किसने कहा था कि उनकी पोइट्री एक वास्तविकता है और उनकी फिलॉसफी एक भ्रम है? तो ऐसा इन्होंने इनके बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। इन्होंने इनके फिलॉसफी है उसको भ्रम माना है और पोइट्री को वास्तविकता माना है। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ डाई,
वर्ड्सवर्थ की डेथ कहाँ हुई थी? तो रिडल माउंट, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री? वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है उसकी, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की थ्योरी क्या है? पोइट्री इज़ नथिंग बट द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इन्होंने ये कहा है कि पोइट्री कुछ भी नहीं है बल्कि ये तो एक इमोशंस का रिकलेक्शन है जिनको ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट किया गया है। व्हाट आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड? तो इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, सबसे पहली लाइन यही है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, में भटकता रहा अकेला बादलों की तरह, दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो पहाड़ियों पर घाटियों के ऊपर मंडराते रहते हैं, मैं इसी तरह बादलों की तरह ही निरुद्देश्य घूमता रहा। ये इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द सोलिटरी रीपर? सोलिटरी रीपर की जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है? तो वो है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो अकेले खेत में अकेले उस को देखो, योन सोलिटरी हाईलैंड लास, उस लड़की को जो ऊंचे पहाड़ों पर है उसको देखो। ये है सोलिटरी रीपर की ओपनिंग लाइन्स। रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ जो लड़की गा रही है निर्जन वन में गा रही है और काट रही है, स्टॉप हियर यहाँ रुको, और जेंटली पास या तो यहाँ से रुको या यहाँ से चुपचाप गुजर जाओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वुमेन विद whom विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए लॉन्ग अफेयर एंड हैड ए डॉटर? उस स्त्री का क्या नाम है जिसके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लंबे समय तक अफेयर चला और उनकी एक बेटी भी हुई थी? तो वो स्त्री थी, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि एनिटी वेलोनी उसका नाम था, और उनके द्वारा जो बेटी हुई थी उसका नाम कैरोलाइन था, जिसको इन्होंने विवाह के बाद भी कुछ भरण पोषण देते रहे थे। वर्ड्सवर्थ्स पोएम BR7 एंड एनेक्डोट फॉर फादर्स आर ऑन विच सब्जेक्ट एंड व्हाट आर देयर स्टाइल? यानी वर्ड्सवर्थ की जो कविता हैं BR7 एंड एनेक्डोट फॉर फादर्स, वो किस सब्जेक्ट पर हैं और उनकी स्टाइल क्या है? तो दीज पोएम्स आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चाइल्डहुड, ये बचपन पर आधारित हैं, और आर इन सिंपल बैलेड मीटर, और एक सिंपल बैलेड मीटर में लिखी गई हैं। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड कन्वेंशनल, और इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। द इडियट बॉय इज़ अबाउट किसके बाद? द इडियट बॉय इज़ अबाउट किसके बारे में है? तो इसका इट इज़ ए स्टोरी ऑफ लो एंड रस्टिक लाइफ, ये छोटे और ग्रामीण जीवन के बारे में इसमें कहानी है इडियट बॉय में। इट वाज वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ फेवरेट, और ये वर्ड्सवर्थ की सबसे फेवरेट पोइम रही है। इट शोज़ द इमोशंस ऑफ, ये सामान्य लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती है इडियट बॉय। व्हाट इज़ द पोएम टिंटन एबे अबाउट? जो टिंटन एबे पोएम है इनकी, इसमें से बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसके बारे में है? इन द पोएम वर्ड्सवर्थ गिव्स हाईली इमोशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द आउटर वर्ल्ड। इस कविता में कवि जो बाहरी जीवन है उसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करता है, और हिज ओन इनर सेल्फ, अपनी जो अंतरात्मा है उसके ऊपर उसके प्रभाव का वर्णन करता है टिंटन एबे में, कि जो प्राकृतिक जीवन है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। व्हाट इज़ द राइटिंग स्टाइल ऑफ द प्रिल्यूड एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड? जो प्रिल्यूड की राइटिंग स्टाइल है वो क्या है और इसको कब पब्लिश कराया गया था? तो इसकी राइटिंग स्टाइल, द प्रिल्यूड इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, एंड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स, और इसमें 14 किताबें हैं।
द प्रिल्यूड was intended to form part of a philosophical work called Recluse। ये एक रिक्लूज जो बुक है उसका एक पार्ट है। पहले वर्ड्सवर्थ ने रिक्लूज नामक कविता रचना लिखने का कि उस बारे में सोचा था, लेकिन वो इसको पूरा नहीं कर पाए और ये कभी भी इनकी कंप्लीट नहीं हुई थी रिक्लूज। इट बिगेन इन 1799 एंड तो अब इन्होंने जो इसका कुछ पार्ट लेकर प्रिल्यूड को लिखा था, जिसे इसका रिक्लूज का इंट्रोडक्शन माना जाता है। ये 1799 में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया और 1805 में इसको कंप्लीट किया, लेकिन इसका जो पब्लिकेशन था इनकी डेथ के बाद इनकी पत्नी ने कराया था। इस प्रकार इसका प्रकाशन हुआ था कि प्रिल्यूड लिखा गया था 1799 से 1805 के बीच में, पब्लिश 1850 में कराया गया। और ये किसका पार्ट है? ये रिक्लूज का पार्ट है। रिक्लूज को कभी भी जो है पब्लिश नहीं करा हुई है, ये बुक कभी भी पूरी नहीं हुई थी। ये अनकम्प्लीटेड वर्क है वर्ड्सवर्थ का। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वर्ड्सवर्थ का इनकम्प्लीटेड वर्क कौन सा है, तो वो रिक्लूज है। हाउ मैनी सोनेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ रोट? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? तो इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ रोट लगभग इन्होंने 500 सोनेट लिखी हैं। वाई कॉलरिज क्रिटिसाइज्ड द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? कॉलरिज ने इसको क्यों, इनके जो लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है, क्यों क्रिटिसाइज किया है? कॉलरिज क्रिटिसाइज्ड इट्स लेटर हाफ फॉर ऑब्सक्योरिटी एंड एक्सट्रीम एलेबोरेशन ऑफ डिक्शन। इन्होंने इसको एक्सट्रीम एलेबोरेशन ऑफ डिक्शन और लेटर हाफ ऑफ ऑब्सक्योरिटी, जो इसका बाद का आधा हिस्सा है उसमें ऑब्सक्योरिटी के लिए इसको क्रिटिसाइज किया है। लिरिकल बैलेट्स साउट वैलेंस बिटवीन कॉमन प्लेस एंड, यानी जो लिरिकल बैलेट्स है उसमें किसके बीच बैलेंस दिखाया गया है? प्लेस के बीच में और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के बीच में इसमें दिखाया गया है बैलेंस। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम्स द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर एंड द लीच गैदरर गिव एन अकाउंट ऑफ विच काइंड ऑफ पीपल, कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने कम्बरलैंड बेगर एंड द लीच गैदरर में क्या लिखने का, क्या दिखाने, लोगों का को किस प्रकार का दिखाने का प्रयास किया है? तो ही गिव्स द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ, उन्होंने सामान्य जीवन के सामान्य लोगों के बारे में एक डिटेल्ड अकाउंट प्रस्तुत किया है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे आशा है कि आगामी जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें आपको कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं फिर से आपके लिए ऐसे ही मोस्ट कलेक्टेड वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर अप हों। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका बहुत कुछ डाटा विलियम वर्ड्सवर्थ पे इससे कवर अप हो जाएगा और आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।